ये जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको किस नज़र से देखते हैं? कितने आदमी होते हैं जिस हँसने लगते हैं, कोई अपना दया दिखाते हैं, बच्चे देखते हैं तो बाणवीर कहता है, इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहीं-कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत प्यार भी मिलता है। वो एक उर्दू में कहावत है कि हिम्मते मर्दा तो मदद एक खुदा, यानी कि जो परिश्रमी मनुष्य हैं उनका मदद या उनकी सहायता जो है भगवान भी करते हैं, अल्लाह भी करते हैं, तो ये शायद वही है। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीना चाहता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। माना कि तगाफुल ना करोगे तुम, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। ये लव हुआ है आपको? मतलब प्रेमिका कोई मिली आपको? ये क्या क्या कहें, ज़िंदगी में इंसान को मिलते ही रहते हैं हर मोड़ पर। मिलता है। हाँ, हमें भी मिला। हम अपने जीवन में सोचे हैं कि हम कुछ ऐसा करें, आने वाला जनरेशन अगर कोई डिसेबल हो मेरे जैसा, तो ये ना सोचे कि विकलांग कुछ नहीं कर सकता या डिसेबल इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसको एक सीख मिले कि उन्होंने ये कर दिया तो हमें भी करना है। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त मैं हूँ आरके कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय में और मेरे साथ है एमडी नुराज। ये मात्र 3 फीट के हैं, चल नहीं सकते हैं और ये एक शिक्षक हैं, शायर हैं और उसके साथ साथ बीएससी मैथ से जो है ये 3rd पार्ट के स्टूडेंट भी हैं। कॉलेज के सिलसिले में ही ये आरके कॉलेज के छात्र संघ कार्यालय में आए हुए थे। इनसे मिलकर मैं काफ़ी प्रभावित हुआ कि हमारे मधुबनी ज़िले में भी कोई ऐसा है जो इतना फिजिकल डिसेबल होने के बाद भी जो है पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने की चाह रखता है। आमतौर पर ऐसा आपने देखा होगा कि शारीरिक रूप से जो स्वस्थ लोग होते हैं, जिनके पास ना फाइनेंशियली फिजिकली किसी भी तरह से जो है प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी व्यक्ति पढ़ लिख नहीं पाता है, लेकिन ये पढ़ लिख रहे हैं। स्वागत है नुराज जी आपका। थोड़ा सा अपना परिचय लोगों को दीजिए। जी नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एमडी नुराज जी, उधर भी देखिए, बोलिए। और मधुबनी ज़िला का रहने वाला हूँ। मैं फिजिकल हैंडीकैप्ड हूँ, आप देख ही रहे हैं। तो आप कितने भाई बहन हैं आप? मैं 4 भाई है मेरे पास, 1 बहन है। तो परिवार में सिर्फ आप ऐसे हैं या और भी कोई है? नहीं, सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ। भाई में कौन से नंबर पे हैं आप? 3रे नंबर पे मैं भाई में तो हूँ। भाई आपसे ठीक है मतलब। जी, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एटलीस्ट कह लीजिए कि इंटर में जो लड़का साइंस रख के फर्स्ट हुआ था तो ग्रेजुएशन तो पास हो ही जाएगा, 3rd ईयर में है भी है, तो एटलीस्ट मान लीजिए ग्रेजुएट हैं ये बीएससी मैथ से। परिवार में और भी कोई इतना पढ़ा लिखा है या? नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं पढ़ा है। कोई नहीं। नहीं। तब तो दोस्तों जो मैंने कहा आपको कि जो फिजिकली रूप से ठीक होते हैं वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। इनके परिवार में ही जो इनके भाई हैं वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन ये बेचारे पढ़ पाए। हो सकता है इसमें उन लोगों का सहयोग हो। पढ़ाई जैसे आप जब छोटे रहे होंगे तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा? जी, मुझे याद है बखूबी कि मैं जब छोटा था तो मेरा भाई लोग मुझे गोद में उठा करके गांव में जो टीचर आते थे पढ़ाने के लिए उनके पास बैठा देते थे और उन्हीं से हम पढ़ते थे। उन्हीं से पढ़ते थे। फिर जब मैं 8वीं पास कर गया तो मेरे साथ क्या हुआ कि जब मैं स्कूल से आ रहा था तो किसी बच्चे ने मुझे धक्का मार दिया। 8वीं पास करके जब जिस 8वीं में था। कैसे जाते थे? गोदी से? नहीं, तो उस टाइम में जो था कि मेरे पाँव में उतनी का ताकत थी, जो बच्चा सब नहीं चलते हैं 3 पहिया वाली गाड़ी से, जो लकड़ी की गाड़ी होती है, उसी से हम स्कूल आते जाते थे। और उर्दू से भी पढ़े हुए हैं, अच्छे खासे बच्चे लोग को पढ़ाते भी हैं उर्दू लाइन से। तो उर्दू भी जाते थे पढ़ने के लिए मदरसा वगैरह, तो वही गाड़ी से जाते थे। तो 8वीं में जब मेरा 8वीं का एग्ज़ाम हो गया तो किसी कारणवश से मुझे मास्टर साहब बुलाए, तो हम गए। तो वहाँ से आने लगे ना, तो जब टिफ़िन का टाइम हुआ, लंच का टाइम हुआ, तो किसी बच्चा ने मुझे धक्का मार दिया। अच्छा। तो मेरा दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुका। तो उस दौरान मुझे यहाँ तक जो है प्लास्टर किया गया। यहाँ तक प्लास्टर हुआ। तो उसके दौरान मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा 4 साल बर्बाद हो गया। 4 साल बर्बाद हो गए? जी, मैंने पढ़ाई का उम्मीद छोड़ दिया था कि मैं अब नहीं पढ़ पाऊँगा, 8वां ही मेरा लास्ट है। अच्छा। तो उसमें क्या हुआ कि जब मेरा छोटा भाई उस 8 में था, मैं 8वीं में था, वो 6ठी क्लास में था। तो मेरा 4 साल ऐसे वीक हो गया। तो उसने 10वां कर लिया। तो मुझे एक रोज़ मेरा भाई बैठा था मेरे पास, तो बोला कि तू तो 10वां कर लिया, मैं यहीं पीछे रह गया। मुझे रोना आ गया कि मेरा हर कुछ आज बर्बाद हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊँगा। तो उसने जा कर के अपनी टीचर से बोला, जिसे और मेरे ख़ास टीचर हैं विक्रम सर,
और भविष्य सर, तो उनको बताए तो विक्रम सर बोले कि अगर नुराज पढ़ना चाहता है तो हम ज़रूर उसको घर पे ही पढ़ाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने आए और मुझसे पूछा कि तुम पढ़ना चाहते हैं? बोले हाँ सर पढ़ना चाहते हैं। तो उस टाइम में मेरे साथ हालात था कि मैं उठ के बैठ भी नहीं सकता था, मेरे पाँव में समझ गया, यहाँ हाँ तक यहाँ तक मतलब प्लास्टर बैंडेज। था। तो उन्होंने बोला कि जी बेटा तुम्हें पढ़ने का हौसला है, भले तू कॉलेज या स्कूल ना कर, लेकिन तेरे अंदर इतना ज्ञान दे दूंगा कि तू पढ़े, सोए सोए ही बच्चे को पढ़ा के शिक्षित करेगा। तो उन्होंने आकर के मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हम सोचे सर हम मेरा एडमिशन करवा दीजिए किसी भी तरह, हम 10वां करना चाहते हैं। तो सर बोले कि ठीक है। तो मेरा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए और सर जा कर के शंकरपुर में, यानी कि स्कूल है मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, शंकरपुर है, हाँ अमरनाथ हाई स्कूल शंकरपुर, उसमें मेरा एडमिशन करवा दीजिए। एडमिशन करवाने के बाद बस उसके 2-3 महीने के बाद मेरा प्लास्टर वगैरह खुल गया। तो 9th का भी एग्ज़ाम दिए। 9th का एग्ज़ाम दे करके फिर मैं 10th में गया। तो उसमें वहाँ भी जाते थे तो दिक्कत होती थी जाने आने का, तो मेरे पास सुविधा नहीं था। तो हम रिक्शा पे करके बैठ करके मेरा भाई या तुम और सर अदर आदमी है, मेरे चाचा का लड़का से, मेरा गांव का दोस्त लोग, वो लेकर के मुझे जाता था। तो वहाँ से मैंने 10वां किया। 10वां का जो जिस टाइम एग्ज़ाम होने वाला था उससे ठीक 21 दिन पहले मेरा ये पाँव यहाँ से फ्रैक्चर हो चुका। अच्छा। फिर मतलब एक बार झटका लगा? हाँ फिर झटका लगा 21 दिन पहले। अच्छा। फिर मतलब लगा कि अब फिर एग्ज़ाम मेरा नहीं दे पाऊँगा। फिर बहुत रोए, बहुत डिप्रेशन में आ गया, एकदम इतना डिप्रेशन कि मैं उम्मीद ही छोड़ दिया कि अब मैं किसी लायक नहीं हूँ। अच्छा। फिर सर आए, फिर मुझे समझाए, मोटिवेट किया कि बेटा ये तुम्हारी ज़िंदगी की एक समझो कि अहम इम्तिहान है, ये असली इम्तिहान यही है। तो हमने फिर डॉक्टर आए, मुझे ट्रीटमेंट किया, प्लास्टर वगैरह कर दिए। तो डॉक्टर के सामने बोले कि हम एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। बोला हाँ इतना तो मैं तुम्हें कर दिया हूँ कि तुम बैठ करके, यहाँ तक ही प्लास्टर किया उस टाइम, तो तुम बैठ करके एग्ज़ाम दोगे। तो जब हम 10वां का एग्ज़ाम दे रहे थे, मुझे बखूबी याद है कि उस टाइम मैथ वाले रोज़ मैं अच्छा लिखा था, लेकिन उस टाइम लिखने के वक्त मुझे रोना इसलिए आ रहा था कि ज़िंदगी किस किस मोड़ पर ले जाती है इंसान को। आज मैं फिज़िकल हैंडीकैप्ड हूँ और मेरे पाँव में प्लास्टर है, ये फिर भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ऊपर वाला का कितना करम है मुझ पे कि इस लायक अभी तक रखे हुआ कि एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुला हुआ। तो मैंने एग्ज़ाम दिया, उसमें भी परिणाम समझिए कि उस इतना परिस्थिति के हिसाब से मेरा रिजल्ट अच्छा है, सेकंड डिवीज़न 279 नंबर है। उसके बाद मैंने इंटर किया साइंस रख करके। 10वीं में इन्होंने 279 नंबर, मात्र 11 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूटा। तो 10वीं करने के बाद मुझे ख्याल आया कि नहीं मुझे साइंस रख के पढ़ना है। अच्छा, ये साइंस कैसे रख लिया आप? रखे आर्ट्स था, कॉमर्स था, मेनली आर्ट ही होता है, गाँव लोग मेरे लोग कहते हैं रख लो कोई टेंशन नहीं है। साइंस रखने के पीछे कारण? देखिए सर कि साइंस मेरी एक सोच थी, पढ़ाई करो तो कुछ अच्छे तरह से करो। आर्ट्स रखने का बहुत सारा आदमी बोला कि आर्ट्स दिया होगा। मेरे गांव का टीचर भी है, उन्होंने बोला कि तुम विकलांग हो, इतना पैसा लगता है, ऐसे लगता है वैसे लगता है, तुम वहाँ रूम ले करके कैसे रहोगे बाहर में, तुम्हारा हालात सही नहीं है। तो हमने बोला नहीं मुझे पढ़ना है तो साइंस ही रख के पढ़ना है, नहीं तो आर्ट्स नहीं रखूँगा, बस यहीं पे स्टॉप कर दूँगा। तो फिर मेरे वही भविष्य सर हैं, तो वो बोल दिया कि अगर तुम जिद बांध लिए हो, तुम करना चाहते हो तो ठीक है मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा। तो भविष्य सर आकर के मेरा एडमिशन सगीर अहमद हाई एयरपोर्ट के पास जो है अमीर हसन कॉलेज, उसमें करवा दिए। जब करवा दिए तो हम क्या किए कि यहाँ से मधुबनी से नोट वगैरह सब ले गए, क्योंकि हम मधुबनी आ नहीं सकते थे, कोचिंग कर नहीं सकते थे, तो नोट वगैरह से हम पढ़ना शुरू कर दिए 12वीं। फिर मुझे पता चला कि मेरे ही रैयाम में एक इंस्टीट्यूट खुला है जिसका नाम है आर.एन. टेक कंप्यूटर एकेडमी। उसमें साइंस की पढ़ाई होती है, जिसके डायरेक्टर एमडी रियाज सर है, जो मधुबनी के रहने वाले हैं। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, हम उनको अपनी परिस्थिति बताई कि सर मैं इस हालात का हूँ, मैं साइंस रखा हूँ, मेरा 1 साल 11वीं चला गया है, मुझे 12वीं से पढ़ाई करना है। तो बोला ठीक है मेरे इंस्टीट्यूट किसी भी तरह आओ, फिर मैं तुम्हारा देखता हूँ कैसे क्या है, डेमो क्लास करो। उसके बाद हमने एडमिशन लिया वहाँ एडमिशन के बाद मैंने पढ़ाई किया।
अच्छा रहा। वहीं से उन्हीं सर सब का मेरे पास सहयोग था कि उन्होंने ऐसी तैयारी करवाई जो समझिए कि कोई ख़ास तैयारी नहीं थी मेरी, लेकिन फिर भी इतना तैयारी कर दिए कि मैं फर्स्ट डिवीज़न ले आया। मेरा 3 इंटर में मेरा कुल नंबर 300 है और मैं बीएससी भी अभी कर रहा हूँ। जी, बीएससी मेरा कंप्लीट इस बार हो चुका है, मैथ्स से हूँ। कैसे जो है आप मैनेज करते हैं फाइनेंशियली? जो प्रॉब्लम आती है, पैसों की दिक्कत होती होगी, पढ़ने लिखने में तो पैसा खर्च होता है, वो भी साइंस आप रखे हैं, पैसा कौन हेल्प करता है आपको? जी, एक्चुअली गार्जियन का थोड़ा मोड़ा सपोर्ट है और मैं बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ। टीचिंग करते हैं? जी, उर्दू लाइन से भी पढ़ाता हूँ और अभी फ़िलहाल 6 से लेकर के 10 तक के बच्चा को मैं पढ़ाता हूँ। जी, मैथ ऑल विषय पढ़ाता हूँ, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। वही सबसे मेरा हेल्प होता है। गार्जियन के पर प्रभाव ज़्यादा नहीं हम देते हैं कि मुझे इस चीज़ चाहिए, किताब वगैरह हो सारा कुछ अपने ही टीचिंग। अच्छा, आप एक शायर भी हैं, तो एक शायरी सुनाइए आप। जी, मुझे एक शायरी हमें जो मोटिवेट करता है ना, तो हम 8वीं क्लास में एक इकबाल का एक कहानी यानी शंकर सनेंद्र का एक पोइट्री है कि जिंदा है तो ज़िंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। हम उस चीज़ को मैं अभी भी याद करता हूँ कि अगर मैं ज़िंदा हूँ ना, तो अपनी जीत पे ज़रूर यकीन है मुझे कि ऊपर वाला मुझे जन्म दिया है, इस दुनिया में भेजा है, तो कुछ सोच के बनाया होगा, कुछ करके जाना है। कुछ करके जाना है। दोस्तों, मैं आप सभी को भी कहूँगा कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक पढ़ने से देख लीजिए इनकी ज़िंदगी में जो है परिवर्तन आ गया है। इन्होंने जब उस कविता को पढ़ा, जो राइटर्स जितने भी हैं वो अगर कुछ लिखते हैं तो उसको पढ़ा कीजिए, आपके जीवन में ही बहुत बदलाव आएगा। आप खुद जो है कब से शायरी करने लगे, और शायरी अपने जीवन पे आधारित रहता है या कुछ और? नहीं, कुछ अदर भी रहते हैं, लव पोएट्री भी रहते हैं। अच्छा। और कुछ अपने जीवन के पे भी आधारित है। तो एक शायरी आप सुनाइए हमें। एक शायरी, एक अभी तो जनरेशन लव वाला चल रहा है, तो उसमें मैं एक शायरी बोल रहा हूँ कि आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीना चाहता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, माना कि तगाफुल ना करोगे तुम, हम खाक हो जाएंगे तुमको खबर होने तक। तो उर्दू के जो अल्फाज हैं या लफ्ज़ हैं उनके काफ़ी नॉलेज है इनके पास। ये लव हुआ है आपको? जी, ये सब अभी लव कोई मिली, मतलब प्रेमिका कोई मिली आपको? ये क्या कहें, ज़िंदगी में इंसान को मिलते ही रहते हैं हर मोड़ पर। मिलता है? हाँ, हमें भी मिला है। मिला था? मिला है तो ब्रेकअप हो गया कि है? समझिए कि अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है। हाँ, कोई तो है। कोई है। ठीक है, अब जो है बॉडी शेमिंग को लेके हम बात करेंगे। जब आप कहीं जाते हैं तो लोग आपको किस नज़र से देखते हैं? लोग, बच्चे, कोई भी? कितने आदमी होते हैं जिस हंसने लगते हैं, कोई अपना दया दिखाते हैं, कोई अगर मेरे बारे में जो जानते हैं वो आश्चर्य करते हैं, जैसे आपको अभी मोटिवेट हुआ हमें देख करके। उसी तरह हर एक इंसान को अपने अपने भाव से हमको देखते हैं। बच्चे देखते हैं तो कोई बानवीर कहता है, इससे हमको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा। शुरू में तो होता होगा। हाँ, थोड़ा तकलीफ हुआ था। हाँ, जब हम जिस टाइम में बाहर नहीं निकलते थे, जब हम कॉलेज के दरमियान हम निकलने लगे, तब जो आदमी देखता था, तब अभी भी हंसते हैं आदमी सब, तो हमें कोई इस तरह का कोई तकलीफ़ नहीं है। सबको अपनी अपनी सोच है, सबको अपनी अपनी सोचने का अपना अपना अंदाज़ है। जहाँ हमको अगर कोई हंस के दिखाते हैं तो वहाँ कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बहुत प्यार भी मिलता है, मोटिवेट भी मिलता है। तो अब यानी कि सबसे कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता है। दोस्तों, भगवान ने इनको शारीरिक रूप से ज़रूर जो है मजबूरियाँ दी है, लेकिन मानसिक रूप से ये बहुत स्ट्रांग है। इनको अपना जीवन का जो एक लक्ष्य है वो भी पता है। क्या करना चाहते हैं जीवन में? जीवन में देखिए सर, कि जीवन में अगर इंसान को भगवान खुदा जन्म देता है तो जन्म यहीं तक नहीं है, जीवन कुछ और आगे करने के लिए देता है। तो हम अपने जीवन में सोचे हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि आने वाला पीढ़ी, आने वाला जनरेशन अगर कोई डिसेबल हो मेरे जैसा, तो ये ना सोचे कि विकलांग कुछ नहीं कर सकता या डिसेबल इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसको एक सीख मिले
कि उन्होंने ये कर दिया तो हमें भी करना है। कहीं कहीं जाते हैं तो देखते रहते हैं कि कुछ नहीं कर पाते। मुझे बहुत दया आता है उन लोगों पे। कभी कभी हमारे गांव में भी मांगने आ जाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, अपने हिसाब से जहाँ तक होता है उनको देते हैं, लेकिन उनको समझाते हैं कि आपके जैसे हम भी हैं, जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं आप भी कीजिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। इनके कैटेगरी के जो लोग हैं वो भीख मांगते हुए आपको देखेंगे सड़कों पे। क्यों वो भीख मांगते हैं? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है, ऐसा जी जी। कहा जाता है। तो क्या मजबूरी है? मजबूरी देखिए, मजबूरी हम अपनी मजबूरी के तहत करते हैं कि जिस तरह हमें मजबूरी है उनको भी मजबूरी होती होगी, लेकिन हम उन मजबूरी को हटा करके हमने अपना एक रास्ता चुना। जिस ये रास्ता, हर एक रास्ता को तोड़ मरोड़ के एक अच्छे राह पे ले जाती है, एक कामयाबी के मंजिल तक ले जाती है। तो हमने अपना सेल्फ स्टडी, पढ़ाई वगैरह चालू किया। इसी से हम सोचते हैं कि मेरा जीवन यहाँ से शुरुआत है, अब मैं इसको ज़रूर हासिल करूँगा, जिसमें हमारे दर्शक हैं, मुझे देख रहे हैं हमारी वीडियो को, बस उन लोग का सपोर्ट चाहिए मुझे। और ख़ास करके हमारे सरकार से कोई मदद मिलती है आपको? जी, सरकार से बस हमको 400 रुपया मंथली मिलती है, 400 रुपया मंथली। बस। इसके अलावा कोई अभी फ़िलहाल मैंने बैटरी रिक्शा का अप्लाई किया है। अब देखिए वो भी हो पाता है कि नहीं। अच्छा, ये ड्राइविंग करके आप अपना गुजर बसर करना चाहते हैं? टीचिंग में है, जैसे आप बता रहे हैं कि टीचिंग है, तो टीचिंग में खुश नहीं है क्या? ये टीचिंग में खुश हूँ, लेकिन टीचिंग में, गांव घर के टीचिंग में तो आपको मालूम है कितना आता है इनकम। इनकम नहीं है। ऐसे अच्छा, तो आगे पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहते हैं? एक ड्रीम होता है ना, IAS IPS या टीचर, कुछ भी? जी, हमने सोचा है कि अभी मुझे तो UPSC में जाना था, लेकिन डायरेक्टली मेरे फैमिली का बैकग्राउंड इतना मजबूत नहीं है कि हम डायरेक्ट UPSC के एग्ज़ाम में बैठ सकूं, उसकी तैयारी कर सकूं। लेकिन मैंने किसी को बताया, तो वो भी मेरे सर हैं, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम ऐसा करो कि पहले B.Ed कर लो, एक साइड से जॉब तुम्हें टीचर की मिल जाएगी, तुम उसके बाद अपना ये सब तैयारी करोगे, ताकि गार्जियन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फैमिली तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है जो तुम्हें इतना एफोर्ड कर सकते। जी, तो काबिल तारीफ़ है ये। और ये पहले शिक्षक बनना चाहते हैं और उसके बाद भी जो है UPSC, जो इंडिया का सबसे टफ़ एग्ज़ाम है, उसे ये निकालना चाहते हैं या उसमें एग्ज़ाम देना चाहते हैं। हम भगवान से कामना करते हैं कि इनका जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो। और हेल्प जो है, मतलब हम चाहेंगे आप लोगों को कि इनको पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इनको आप मदद भी कीजिए। कैसे मदद करेंगे लोग आपको? उनको जैसे सुविधा हो। फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट नंबर कुछ है आपका? जी, मेरा अकाउंट नंबर है, गूगल पे चलता है, फ़ोन पे चलता है। बता दीजिए लोगों को, उधर देख के। मेरा फ़ोन पे नंबर है 72 58 88 87 03। तो इस नंबर पर आपसे जितना हो सके मदद कीजिए, क्योंकि अगर ये पढ़ लिख के कुछ करेंगे तो आप सभी लोगों का योगदान रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको एक प्रेरणादायी नुराज से मिलाया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो इनकी मदद कर सकें। इनको कुछ भी, आप मदद की कोई राशि नहीं होती है, 11 100 जो भी हो, आपके पास जितना हो भगवान ने दिया हुआ है, आप इन्हें ज़रूर इनका मदद करें। और एक चीज़ और कहेंगे, अगर आप परिश्रमी हैं, वो एक उर्दू में कहावत है कि हिम्मते मर्दा तो मदद एक खुदा, यानी कि जो जिसमें हिम्मत है, जो परिश्रमी मनुष्य हैं, उनकी जो है उनका मदद या उनकी सहायता जो है भगवान भी करते हैं, अल्लाह भी करते हैं। तो ये शायद वही है। तो अभी MD नुराज के साथ मैं दिग्विजय प्रताप झा, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर देखिए, पूरा यही भतीजा रहता है हमेशा साथ में, भांजा। जा रहे हैं भाई साहब? ठीक है, चलिए, तो शुक्रिया।